लेते हैं वर्कशीट नंबर 6। ये आपकी 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 6 है। अब आपकी 6 to 8 की जो वर्कशीट थी वो आना बंद हो गई है। अब आपकी रोज़ ऐसे ही 2 सब्जेक्ट की एक साथ वर्कशीट आया करेगी। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि वर्कशीट 6 है, इसमें सामाजिक विज्ञान की, और इसी के साथ साथ जैसे ही आप नीचे आते हैं ये देखिए आपको इंग्लिश की वर्कशीट भी दी हुई है। ठीक है, तो मैं दोनों वर्कशीट बनाऊंगी। ये इंग्लिश तो एक ही लैंग्वेज में, जाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम में ही आएगी, लेकिन ये जो आपकी एसएसटी की है ये हिंदी मीडियम में भी आई है, तो मैं इसमें भी बना रही हूँ, तो आप लोग इसको ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर, डेट, अपने क्लास टीचर का नाम, अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट आप लोग लिख लेंगे। अभी हमने नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। आज हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के बारे में कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अनवीकरणीय संसाधन उन्हें कहा जाता है जो जल्दी से नहीं बनते हैं, जो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा से हज़ारों साल लेते हैं बनने के लिए। ठीक है, और वो बहुत जल्दी समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और उसकी उपज इतनी है नहीं कि हम उसको लगा सके। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, यानी कि जो हमारे लिए सीमित मात्रा में है। एक बार ये भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में 1000 साल लग जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये एक तरह से दोबारा बनते ही नहीं अगर हम देखें तो। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातु, खनिज इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है ये एक बार यूज़ होने के बाद लाखों हज़ारों साल ले लेती हैं दोबारा से बनने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पूर्ण चक्र या पूर्ण उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है, यानी कि हर इंसान या तो अपना उपभोग कम कर दे, जितने की ज़रूरत है उससे भी थोड़ा कम ही ले, या फिर क्या करे, पूर्ण चक्र करे, यानी उसको दोबारा से इस्तेमाल करे, या जैसे जो चीज़ चल रही है उसको दोबारा यूज़ करे। इससे हम जो संसाधन है उनका संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है जो भी है, इसमें हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा कीड़ा जो है वो क्या खाता है? घास, मिट्टी, उसको बड़ा कीड़ा खा लेता है, बड़े कीड़े को चिड़िया खाती है, छोटी चिड़िया को बड़ी चिड़िया खा लेती है, बड़ी चिड़िया को कोई दूसरा जानवर खा लेता है ना, और फिर इसी तरह से या उसे मनुष्य खा लेते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सब एक दूसरे पे निर्भर है। तो इसी तरह से ये बता रही है, तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाया। यहाँ पे बात हो रही है परस्पर निर्भरता की, यानी कि जैसे हम मिट्टी, हवा, पानी, इन सब पे हम निर्भर हैं। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है, यानी कि हमें सोच समझ के समझदारी से उपयोग करना, जितने की ज़रूरत है उतना ही लेना है। उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर पाए, यानी कि जो उसका विकल्प है उसको भी अपनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका इस्तेमाल कर पाएँ। अब जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है कार्यकलाप 1, यानी आपको पहला क्या दिया गया? नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखें कि कौन सा संसाधन किस में उपयोग होता है। जैसे संसाधन उपयोग, तो यहाँ लिखा पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? वाहनों का ईंधन है। इसी तरह से लोहा क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लोहे का उपयोग स्टील के निर्माण के लिए किया जाता है, और इसके अलावा इसका उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं मकान बनना, ये सारी चीज़ें, इनमें भी लोहे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आपका लिखा है कि कोयले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कोयला एक संसाधन है, कोयले का उपयोग कैसे करते हैं? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि आप क्या लिखेंगे। कोयला मुख्य रूप से बिजली बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कोयले से हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखे, यानी जो ये अनवीकरणीय संसाधन है इनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से इसको संरक्षित कर सकते हैं, कम उपयोग करके आपको बताना है। तो पेट्रोल का इन्होंने लिखा है कि जिससे लाल बत्ती पे गाड़ी का इंजन बंद कर दें, जिससे पेट्रोल बच सकता है। इसी तरह से एलपीजी का हम क्या कर सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जहाँ भी संभव हो प्रेशर कुकर का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। ठीक है, तो आप इस तरह से एलपीजी को, यानी कि आपकी जो इसको घर वाली गैस है जिस पे आप खाना बनाते हो, उसका संरक्षण उसको बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आपका अगला यहाँ दिया गया है एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, चलिए इस पर देख लेते हैं। देखिए, हम एल्युमिनियम को कैसे बचा सकते हैं कि हम एल्युमिनियम की जगह पे स्टील के बर्तनों का उपयोग करें, या इन सब से अच्छा ये स्टील के बर्तन जो है इनसे भी अच्छा एक उपाय ये है कि हम पत्तों में खाना स्टार्ट करें। जैसा कि आप देखें केरल में होता है, या अगर हम बाहर जाते हैं चाट खाते हैं या पानी पूरी जिसे गोलगप्पे कहते हैं वो खाते हैं, तो वो किस में खाते हैं, देखिए वो आपको पत्तों की ही कटोरी में देते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम उसमें भी खा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपकी साइंस और एसएसटी दोनों में आता है कि 4R क्या है। पहले ये 3R हुआ करते थे, अब ये 4R हो गए, ये ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, पहला होता है रिड्यूस, फिर होता है रिसाइकिल, फिर होता है रिप्लेस और होता है रीयूज़। तो इस तरह से ये 4R होते हैं आपकी। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसे, क्या कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, यानी रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है, वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकता है। ठीक, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ एक बार है उसको दोबारा से यूज़ कर लें, या फिर वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे स्टील के बर्तन में खाना है, उसके अच्छा हम पत्ते के बर्तनों में खाएं, तो क्या है, ये रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। और लास्ट क्या है, वस्तुओं का पुनः उपयोग करके, यानी उसे रीयूज़ करके। ठीक है, उसके द्वारा हम संसाधनों को बचा सकते हैं। ये आपके जो 4R हैं ये सबसे मेन होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से लिखा गया निम्न तालिका में बताइए कि संसाधन संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए ये संरक्षण है, यहाँ दिया गया है तरीके का नाम पूर्ण चक्र या पूर्ण उपयोग या विकल्प का इस्तेमाल, उपयोग कम करना। ठीक है, अब इसमें से बताइए कौन सा, इन चारों में से कौन सा इस्तेमाल किया गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। अब देखिए एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो जब हम एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, रिप्लेस, यानी कि विकल्प का इस्तेमाल करना। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, विकल्प का इस्तेमाल करना। अब अगला क्या है, पुराने लोहे को पिघलाकर नया बनाना। अब देखिए जब किसी चीज़ को हम गला के दोबारा उसको बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसाइकिल। यानी कि देखिए यहाँ लिखा है ना पूर्ण चक्र, यानी कि गलाकर दोबारा बनाना, वही चीज़ यहाँ पे बताया है। तो ये क्या कहलाता है, रिसाइकिल कहलाता है, यानी पूर्ण चक्रण। तो इस वाले में आपका क्या आ जाएगा, पूर्ण चक्रण, ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर पे, तो आप लोग लिख लेंगी। अब आपका थर्ड है बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग, यानी अब बर्तन की जगह पे हमें सूखे पत्ते लेने, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विकल्प का इस्तेमाल। क्योंकि बर्तन ख़त्म होने वाले, स्टील ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई सूखे पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब आपका। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक ये पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है। अब देखिए यहाँ पेट्रोलियम की बात हुई है, पेट्रोलियम का मतलब एलपीजी। ठीक है, आपका पेट्रोल, सब कुछ, डीजल, मिट्टी तेल, हर चीज़ ख़त्म हो रही है। ओके, पेट्रोलियम का मतलब है सब कुछ ख़त्म हो गई, तो क्या होगा और आप इसकी क्या व्यवस्था करेंगे, आप किस तरह से इस परेशानी से निपटेंगे या इसका हल ढूंढेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, पेट्रोलियम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना जीवन थम सा जाएगा। घर के चूल्हे से लेकर कार तक सब समाप्त हो जाएंगे, है ना, सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, घर से के चूल्हे से लेकर कार तक। चलिए अब इसको हम कैसे संरक्षित करते हैं इसको देख लेंगे। अब हम आगे ये लिखेंगे कि कम से कम इस्तेमाल करेंगे, इसका संरक्षण भी करना शुरू कर देंगे, भाई जब जागे तब सवेरा, और साथ ही इसका विकल्प भी ढूंढेंगे, यानी इसके ऑप्शन में हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ भी ढूंढेंगे। चलिए अगला देखते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? यानी अब आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो धातुओं से बनी है? सबसे पहले तो आपका मोबाइल भी धातु से बना है ना? यदि पृथ्वी से सारे धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? अब देखिए, अभी तो पेट्रोलियम की बात की, अब धातुओं की बात की। अब धातु में लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, टीन सब कुछ आता है धातुओं में। अब अगर ये समाप्त हो जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, यदि ऐसा होता है तो धातुओं से बनने वाली वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, फिर हमको उनके विकल्पों का उपयोग करना होगा। यानी अगर धातु ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा कि हमें प्लेट्स, ये सब चीज़ें जब तक हैं तब तक है, लेकिन उसके बाद नई नहीं बनेंगी। ठीक, तो हमें क्या करना होगा? विकल्पों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनकी जगह पे कोई दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं, यानी हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है जो दोबारा से आते हैं, तो फिर अनवीकरणीय संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोचकर लिखिए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, कुछ अनवीकरणीय संसाधन हैं जिनके विकल्प में हमें नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। यानी मतलब कुछ ऐसे अनवीकरणीय संसाधन भी है जिनके विकल्प के लिए हम नवीकरणीय संसाधनों को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि जो नवीकरणीय संसाधन हमें मिले हुए हैं इसके चलते हम अनवीकरणीय संसाधनों को भूल जाएं। क्यों? क्योंकि अनवीकरण, भाई हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है ना? अब नवीकरणीय संसाधन से जो काम है, कुछ काम ऐसे जो अनवीकरणीय संसाधन से ही होते हैं, इससे नहीं हो सकते, है ना? तो इसलिए दोनों हमारे लिए ज़रूरी है और दोनों का संरक्षण भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप ये आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब आपका यहाँ लिखा गया है कोविड-19 के संदर्भ में लिखा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। यानी अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो जब भी आप घर से बाहर निकले या कोई आपके घर में आता है तो मास्क पहने और उससे दूरी बनाए रखें। ठीक है, चलिए अब इसके साथ जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है उसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये वर्कशीट भी आपकी 6 नंबर की है, ये इंग्लिश की है, क्लास 8 की है। अपना डेट, अपने टीचर का नाम, अपना नाम और ये एडिटिंग सब आप कर लेंगे जो भी है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? पार्ट 2 ऑफ लेसन सुनामी कंटिन्यू। देखिए, ये आपका पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 4 या 5 होगा। ठीक है ना? लेकिन क्या है, सुनामी का सेकंड पार्ट है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सपोज यू आर एट अ बीच। सपोज करो, इमेजिन करो कि आप एक बीच पे हो। सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। और सडनली, एकदम ही से आपके रेडियो पे ये वार्निंग आपको आए कि सुनामी आने वाली है। What will you do? फिर आप क्या करेंगे? Put a tick mark right against the sentence you think will help your escape tsunami। यानी उसके आगे टिक लगाए जो आपकी सुनामी में हेल्प करेगा और उसके आगे क्रॉस का निशान लगाए जो आपको नॉन रिलेवेंट है, यानी कि जो आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देखिए, रन अवे फ्रॉम द बीच। हमें बीच से भाग जाना चाहिए। यस, हमें बीच से भाग के कोई सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है आपका, स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स। क्या हमें बीच पे रुक के वहाँ की जो लहरें आने वाली है उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि कैसी लहरें आएंगी, उसका मज़ा लेना चाहिए? नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी जान जाने का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, क्लाइम टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। यानी हमें किसी ऊंची सी बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ जाना चाहिए ताकि हम सेफ हो सके। यस, जैसा कि उस बच्ची ने भी किया था, उसके पेरेंट्स ने भी किया था, है ना? वॉर्न अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि यहाँ से भागो, सुनामी आ रही है। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिलैक्स आफ्टर द ट्रॉमोस आर ओवर। जैसे ही
ट्रोमोस ख़त्म होता है, जिस तरह जैसे ये सुनामी वगैरह का सिस्टम ख़त्म होता है तो आपको रिलैक्स करना चाहिए, यानी तसल्ली से बैठना चाहिए। ये भी ठीक है, लेकिन देखिए ये एक तरह से गलत भी हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि जब सुनामी रुकती है तो हमें सहायता का काम करना चाहिए, सहायता क्या, मदद का काम करना चाहिए, है ना। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने में मदद करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको रॉन्ग करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड द सी। क्या हमें बोट लेके सी में दोबारा से जाना चाहिए मस्ती करने के लिए? नो। ठीक है, तो इस तरह से पहला और चौथा आपका राइट है, बाकी के आपके तीनों रॉन्ग है। ओके, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन। अब आपको लेसन की कुछ लाइन्स दी गई है, इन्हें पढ़ना है। गैस द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको ए और बी में दिए गए हैं, इनसे आपको इसको मिलाना है। ठीक है, हिंट क्या दिया गया, द इमेज डिस्क्राइब टैलीज रिएक्शन व्हेन शी से द वार्निंग साइन इन द सी। अब ये आपको टैली जो बच्ची थी उसका रिएक्शन दिखाया गया है कि जब उसे ये पता चला कि सुनामी आने वाली है तो उसका क्या रिएक्शन था। ठीक, चलिए तो अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिया है, टैली स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। यानी उसने अपनी फैमिली से डर के बताना शुरू करा, बल्कि चिल्ला के बताना शुरू करा। स्क्रैम माने क्या होता है, चिल्लाना। कि उसने अपनी फैमिली से चिल्ला चिल्ला के कहा यहाँ से भागो, यहाँ से भागो। क्यों? क्योंकि सुनामी आने वाली है। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने बताया कि किस तरह से समुंदर के अंदर भी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, यानी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, है ना। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि यहाँ से भागो। ठीक है, सैड हर मदर पैनी। और उसकी मम्मा ने कहा, आई डोंट नो वॉट अ सुनामी वॉज। मुझे नहीं पता कि सुनामी है नहीं है, आने वाली है या नहीं आने वाली, क्या है सुनामी, मुझे कुछ नहीं पता। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेटेड, यानी मेरी बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा सीरियस है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। ठीक, तो अब आपने इसे पढ़ लिया, अब आपको मैचिंग करनी है। तो फ्रेटेस का मतलब होता है डरा हुआ, स्केयर्ड, है ना। स्क्रीम का मतलब होता है शाउट यानी चीखना, और हिस्ट्रिकल का मतलब होता है शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एक्साइटेड होके चीखना। तो आप इसे कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अ वीडियो दैट टैली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प हर सेव मैनी लाइफ्स। यानी उसने ज्योग्राफी की क्लास में जो वीडियो देखी थी, उस वीडियो ने उसकी बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाई। अगर उसने वो वीडियो नहीं देखी होती तो वो इतनी ज़िंदगियाँ नहीं बचा पाती। शी राइट अ लेटर टू थैंक्स हर टीचर, हर ज्योग्राफी टीचर। ठीक है, अब वो एक लेटर लिखती है अपने ज्योग्राफी टीचर को थैंक यू करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो उसे वीडियो दिखाई थी। अगर वो उसे वीडियो नहीं दिखाती तो वो इस तरह से इतने लोगों की जान नहीं बचा पाती। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड इन इटलेक्स। ये इटलेक्स में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ आपको दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको ये ऊपर लेटर फिल करना है। तो देखिए लेटर का पैटर्न आपको पता है कि सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर यहाँ क्या लिखा था, डियर। तो यहाँ आ जाएगा डियर मैम, है ना, क्योंकि वो उसकी ज्योग्राफी टीचर थी, या सर जो भी थे, डियर मैम और सर जो भी हैं। आई एम राइट। देखिए यहाँ का जो स्पेस है ना उसको यहाँ नहीं दिया गया है। ओके, ये जो स्पेस है ये आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे डियर सर या मैम लिख लेंगे, मैम या मैडम, एज योर विश, कुछ भी लिख लें आप। ठीक है, आई एम राइट दिस लेटर टू थैंक यू। क्या आ जाएगा, थैंक यू। क्यों? मैं ये लेटर आपको शुक्रिया करके लिए लिख रही हूँ। योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प मी, यानी आपका जो लेसन है उसने मेरी मदद की। सेव मैनी लाइफ्स, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाने में। आई हैव कम टू थाईलैंड, मैं थाईलैंड आई हूँ। विद माई फैमिली, किसके साथ आई हूँ, अपने परिवार के साथ आई हूँ। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, किस लिए आई हूँ, क्रिसमस मनाने के लिए। व्हेन द सुनामी स्ट्रक मी एंड माई फैमिली वर एट द बीच, यानी जिस वक्त सुनामी आने का आभास हुआ मैं और मेरी फैमिली बीच के ऊपर थे।
आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, द वार्निंग साइन इन द सी, वो सारी वार्निंग्स जो समुद्र में थी, जो मैडम ने उसे समझाई थी, वो सारी उसने महसूस की। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड टोल्ड एवरीवन टू रन, ठीक है, यानी मैंने चिल्लाना शुरू करा, सबको बताया कि यहाँ से भागो, रन अवे फ्रॉम द बीच, बीच से भागो। वी रश टू द थर्ड फ्लोर, क्या आ जाएगा, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेफ, और हम यहाँ से भागे और थर्ड फ्लोर पे पहुँचे, कहाँ, होटल के, जहाँ पे हम सुरक्षित रहे। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, यानी कि ये पर्सन नहीं होगा, ये पर्सनली होगा, ठीक है, यानी कि कह रही है वो कि मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मैं आपसे मिलूँ और कब आपको पर्सनली थैंक यू करूँ। योर सिंसली टिमी स्मिथ, यानी कि अब उसने बता दिया आपकी वफादार, आपकी शागिर्दा या आपकी स्टूडेंट कौन, टिमी स्मिथ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी आप फिल कर लेंगे। देखिए मैंने इसे एडिट इसलिए नहीं करा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कहते हैं मैम मुझे दिख नहीं रहा। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 1 में ये आएगा, नंबर 2 पे ये, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका यहाँ लिखा है सिंपल था, ये वर्कशीट ख़त्म होती है। यहाँ लिखा है कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, यानी बात करते समय अपने दोस्तों से 6 फीट की दूरी या 2 यार्ड की दूरी बनाए रखें। तो इस तरह से ये वर्कशीट आज हमारी पूरी होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।